A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are enjoying the videos, the lectures जो मैं आप सभी के लिए ला रहा हूँ. I hope you all are enjoying. So, dear learner, आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 200 idioms and phrases. डियर लर्नर, आज से हम अपने इडियम्स और फ्रेजेस की एक जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो हम कवर करने वाले हैं, यानी जिसके अंदर मैं आपको 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करवाऊंगा. और ये 200 इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस जो है जो 2000 से लेके 2020 तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी की कलेक्शन मैं आप सभी के लिए लाया हूं. इसीलिए डियर लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको अच्छे तरीके से अटेंड करें, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आप इनके ऊपर एक आइडिया ले पाए और इससे अपने आप को एक अच्छी प्रिपरेशन दे पाए, अच्छा प्रिपेयर कर पाए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप इडियम्स और फ्रेजेस के रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना फेस करें. सो डियर लर्नर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे 25 इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक बार भी मैं आपको 200 करवा सकता था एक मैराथन के अंदर, लेकिन फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक कंटिन्यूली फॉर 2 आवर्स. सो इसीलिए मैंने 20 या 25 जो आपके इडियम्स और फ्रेजेस होंगे हर एक लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगे. और ये हमारी जो इडियम्स और फ्रेजेस की जो सीरीज है वो इवनिंग में 5 बजे के आसपास ही हर दिन होगी या 5 से 7 बजे के बीच में होगी. तो इसीलिए आज से आप प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आपको इवनिंग में भी आपको 20 से लेके 25 इडियम्स हर दिन मिलेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग और टू मच टाइम, आई होप यू ऑल आर रेडी. तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट इडियम से यहाँ पे. तो आज का और आपका पहला, हमारी इस इंपॉर्टेंट सीरीज का जो पहला यहाँ पे आपका जो इडियम्स है, तो उससे पहले चलो एक बार हम बात कर लेते हैं टू कीप द बॉलिंग रोल. लेकिन उससे पहले हम एक बार बात कर देते हैं कि सर इडियम्स का मतलब क्या होता है और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है. सो डियर लर्नर, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द टर्म इडियम्स एंड आल्सो द phrases. So dear learner, idioms exist in every language. If you speak Hindi, if you speak Marwadi, if you speak Kashmiri, if you speak Ladakhi, if you speak French, हर एक लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे idioms आपको मिलेंगे, जिनको मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है, वो आपको तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर द वर्ड्स और फ्रेजेस आर नॉट, जहाँ पे जिनका एक पूरा सच में मतलब नहीं निकलता है, यानी लिखा कुछ होता है और उसका मीनिंग कुछ होता है. यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ही हैज, यानी अगर मैं आपको एक सिंपल सी एक बेसिक एग्जांपल दूं जिसको आप जानते भी होंगे, कोल्ड फीट. आप बोलोगे इफ यू, देखो अगर इफ यू से समबडी यू हैव ए कोल्ड फीट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो एक्चुअली जो टोज है, उसके जो टोज है इसके उसके एक्चुअली ठंडे है. रादर इट मीन्स इट ही हैज, या आप इसका बोल सकते हो ही इज नर्वस अबाउट समथिंग, यानी वो किसी चीज से नर्वस है, किसी चीज को लेके परेशान है, तो इसके मतलब ही हैज ए कोल्ड फीट. तो इस तरीके से आप इसकी बात कर सकते हैं, ही हैज कोल्ड फीट, इसका मतलब है ही इज नर्वस अबाउट समथिंग. तो देखो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे जो इसका सच्चा मतलब था कोल्ड फीट वो नहीं निकला, तो ये एक पूरा का पूरा इसका जो सेंस है वो यहाँ पे मीनिंग के अंदर डिफरेंट दे रहा है. तो इसी तरीके की इडियम्स और फ्रेजेस को हम इस इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं. तो एज आई स्टेटेड अर्लियर कि हमारा जो पहला आज का और इस सीरीज का इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, तो वो है टू कीप द बॉल रोलिंग. ये ईडीएम है जो एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है. अब टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, किसी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो इसका मतलब होता है टू कीप द बॉल रोलिंग. अगर आप मेंटेन की देखें, या अगर देखिए इसकी मेंटेनेंस के हिसाब से देखें, देखो टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और ए प्लान, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं या किसी अपने दूसरे प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसको एक कंटिन्यू रखना यानी जारी रखना. यानी इसका अगर सिंपल सा मीनिंग निकालें तो टू कंटिन्यू द वर्क इसका मतलब आएगा. आज का हमारा जो दूसरा आज का इडियम है वो ये है, बर्न ए होल इन ए पॉकेट. बर्न ए होल इन ए पॉकेट, इसका मतलब ये होता कि देखो, अगर सपोज करो कि किसी ने आपका जेब जला दिया, तो जो भी आप जिसके अंदर अपने मनी को रखोगे, पैसे को रखोगे, डेफिनेटली वो वहां से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, निकल जाएगा. तो बर्न ए होल इन ए पॉकेट, इसका मतलब होता है आपके जो पॉकेट है उसमें एक होल होना, छेद होना. तो इससे आपको ये देखो, इडियम से भी हमें कभी कभी ये मतलब मिल जाते हैं कि यहाँ पे किसी न किसी, जैसे बर्न ए होल इन ए पॉकेट, तो पॉकेट में हम पैसे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसे के रिलेटेड है. इसका मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली, यानी बहुत ही जल्दी से हम पैसे खर्च कर देते हैं.
आज का और इस लेक्चर का हमारा जो तीसरा इडियम है वो है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी जितनी चादर है उतने पाँव पसारो। अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे जिसका मतलब ये होता है, यानी जितनी चादर है उतने अपने पाँव पसारो। टू लिव विद वंस मीन, यानी जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही कोशिश करो, यानी उसी तरीके से रहो। उसके बाद आज का हमारा जो चौथा इडियम है वो ये है, आज का हमारा चौथा इडियम है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, इसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देना। ये अगर मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने किसी को आगे चढ़ा के बड़ा चढ़ा के बात करी, तो उसका मतलब होता है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। टू एग्जग्रेट ए माइनर डिफिकल्टी, एग्जग्रेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कहना, यानी छोटी सी डिफिकल्टी को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना, किसी को कहना। तो ये हमारा आज का जो चौथा इडियम था। उसके बाद आज का हमारा जो पांचवा इडियम है वो है वंस इन ए ब्लू मून, यानी ईद के चांद होना। हम कहते हैं ना आप तो आजकल ईद के चांद हो गए। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली, या फिर आप इसकी जगह सेल्डम भी लिख सकते हैं। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेल्डम भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह आप सेल्डम भी लिख सकते हैं। यानी ईद के चांद हो गए आप बोलोगे राकेश सर यू आर वंस इन ए ब्लू मून, यानी आप बहुत ही कम आजकल दिखते हो, लेक्चर्स कम लाते हो, तो इस तरीके से आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आज का सिक्स्थ यहाँ पे जो इडियम है वो ये है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी इसका मतलब है मीन्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है जैसे अगर आपको पता है कि जब भी आप किसी कार्ट को खींचते हैं तो आपको यहाँ पे घोड़े आगे लगे होते हैं, तो ये कहता है कि उसके पीछे घोड़े लगाओ, यानी कार्ट आगे रहा और घोड़े पीछे लगा दो, यानी यहाँ पे आपके हॉर्स आ गए और यहाँ पे आपका कॉट आ गया, यानी उल्टे तरीके से आमने सामने उसको यानी लगाना। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को सही से नहीं करना, टू डू दिस रॉन्गली, यानी किसी भी चीज को वहां पे एक गलत तरीके से करना। तो इसलिए कि से अगर आपको कभी भी किसी इडियम को जानना हो तो वो होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जिसका मतलब होता है एक गलत तरीके से किसी भी कार्य को अंजाम देना, काम को कंप्लीट करना। उसके बाद आज का हमारा जो सेवंथ इडियम है वो है टू पे थ्रो द नोज। टू पे थ्रो द नोज का मतलब होता है यानी अगर बात करें कि किसी का नाक कटाना, जैसे हम बोलते हैं ना आपने तो मेरा नाक कटा दिया, मैंने आप कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने, बट यू हैव पेड थ्रू द नोज, यानी आपने मेरे नाक कटवा दिया। तो इसका अगर आप हिंदी मीनिंग तो देखा आपने, अगर आपका इसका इंग्लिश मीनिंग देखें टू पे वेरी डियरली, यानी बहुत ही क्या कहते हैं रिस्पेक्ट। यहाँ पे नोज का मतलब टू पे थ्रू द नोज, तो इस तरीके से हम कहते हैं ना नाक कटवाना। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये इडियम है टू पे थ्रू द नोज, इसका एक दूसरा ही मतलब निकलता है, तभी तो ये फ्रेज और इडियम कहा जाता है। टू पे थ्रो द नोज का मतलब होता है मैंने किसी काम को नाक कटाने का यहाँ पर मतलब नहीं है, यानी किसी को अच्छे तरीके से एक डियरली एक रिस्पेक्ट के साथ उसको पे करना, टू पे वेरी डियरली। तो नोज का मतलब यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्ट, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो आज का हमारा जो एट्थ इडियम है वो है पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज। पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज, तो इसका मतलब होता है काम को पेंडिंग रखना। किसी भी काम को आप पेंडिंग रख लेते हैं, जैसे आप अभी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर ओके पुट दिस लेक्चर इन ए कोल्ड स्टोरेज, पुट दिस लेक्चर इन कोल्ड स्टोरेज। इसका मतलब होता है किसी काम को क्या रखना, पेंडिंग रखना। तो ये था आज का आपका एट्थ इडियम। आज के आपने अगर नाइन्थ इडियम की बात करें तो इसका यहाँ पे लिखा गया आपके स्क्रीन के ऊपर टू टेक द लॉस वंस हैंड, यानी टू टेक द लॉस वन इनटू वंस हैंड। टू टेक द लॉस यहाँ पे इनटू कर देना, इनटू वंस हैंड है। टू टेक द लॉस वंस हैंड का मतलब होता है मैं किसी के खिलाफ डिसरिगार्ड पेश करना, कानून का उल्लंघन करना, कानून या जो ऑर्डर आते हैं उनका डिसरिगार्ड करना, उनको ओबे नहीं करना। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ये आपको अगर मैं बता दूं तो एग्जाम के अंदर 2 बार पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इडियम मैं ला रहा हूं तो ये एग्जाम के अंदर 7 टाइम्स पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देना है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है कि बेल को उसके सींग से पकड़ना, उसको सींग से पकड़ना। इसका मतलब होता है टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट एंड द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टीज, यानी अगर आप डिफिकल्टी को फेस तो कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही बुरे तरीके की यानी क्या करना, किसी वे को लेना डिफिकल्टी को, यानी उस डेंजर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये 7 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया 2000 से लेके 2020 तक, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद आज का आपका जो 11th इडियम है वो है
क्रॉसवर्ड्स, तो इसका मतलब होता है, क्रॉसवर्ड्स का मतलब क्या होता है आप सभी को अगर इडियम से पता चल रहा कि इसका मतलब होता है लड़ाई करना या फाइट करना। क्रॉसवर्ड्स का मतलब होता है लड़ाई करना या फाइट करना। इस तरीके से हम अपने 12th इडियम्स की ओर बात करें, अगर 12th इडियम की बात करें तो आपका जो 12th इडियम है वो है ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है मीन्स जलती हुई आग में घी डालना, यानी जलती हुई आग में घी डालना, यानी आग को और भड़काना, यानी जो मैटर है उसको और ज्यादा खराब करना। टू मेक ए मैटर वर्स, यानी एक तो मैटर पहले से ही उलझा हुआ है लेकिन उसको और खराब करना। टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब है आग में घी डालना। तो आपने अगर 13 इडियम की बात करें, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को मीन्स बहुत ज्यादा पिटाई कर लेना, बीटिंग मर्सीलेसली, और बिना किसी दया के, बिना किसी दया के इतना मारना कि उसके ऊपर कोई दया करके नहीं मारा हुआ आपने, यानी बीटिंग मर्सीलेसली, बीट ब्लू ब्लैक एंड ब्लू। तो जब मारने के बाद आपको पता ही है कि जहां पे किसी का घूसा पड़ जाता है, मुक्का पड़ जाता है, तो वहां पे जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है। तो इसी के बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी अंधाधुंध मारना और बिना किसी दया के मारना, बिना किसी तरस खाने के किसी को मारना। उसके बाद हमारा 14th इडियम है यहाँ पे, कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। इसका मतलब होता है मीन्स पत्ते खेलना, जैसे हम कभी ताश खेलते हैं ना, यानी किसी बात को छिपाना। इसका मतलब देखो एक बात, पत्ते खेलना, हम जब भी कभी कार्ड्स खेलते हैं तो जो हमारी टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी हम शो नहीं करते, और अपोजिट में तो शो करना ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है पत्ते खेलना, और जिस तरीके से हम पत्ते छुपा छुपा के खेलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे किसी बात को छिपाना को कहते हैं कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, यानी किसी चीज को छुपाना, हाइडिंग समथिंग। तो ये हमारा आज का 14th इडियम था। उसके बाद 15 इडियम की बात करें, यानी 15 इडियम की बात करें जो 15 नंबर पे है, वो है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है जो कोई छुपा हुआ है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है उसको समझना, यानी जो छुपा हुआ है, छिपे हुए को मीन्स छिपे हुआ का जो मीनिंग है, यानी जो लाइंस के बीच में देखो कभी कभी लाइंस आपको ऐसे दी होती है और उन लाइंस के बीच में छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे लेटर्स में लिखा होता है जो कोई नहीं समझ पाता। तो इसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस, यानी जो छिपा हुआ है उसको समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जिसका छिपा हुआ मतलब है उसको समझना। उसके बाद 16th इडियम की बात करें, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है मीन एक पेनफुल सिचुएशन में होना। जैसे आप बोलोगे सर आई एम फिश आउट ऑफ वाटर, यानी मुझे पूरा एक सही कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आई एम फिश आउट ऑफ वाटर, यानी एक पेनफुल सिचुएशन के अंदर होना। इसका अगर मीनिंग की बात करें, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी किसी अपने कंफर्टेबल प्लेस से बहुत ज्यादा दूर होना, आउट होना। यानी अगर आप कंफर्टेबल प्लेस में नहीं है, अगर आप आरामदायक सिचुएशन में नहीं है, डेफिनेटली यू आर फेसिंग ए पेन, सो इट मीन्स यू आर ए फिश आउट ऑफ वाटर। जिस तरीके से मछली समुद्र से या जल से बाहर रहती है तो उस तरीके से हमारी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मछली अगर पानी से बाहर करें तो आपको पता है वो कितनी तड़पती है। इसी तरीके से जब इंसान कंफर्टेबल जोन से बाहर होता है तो डेफिनेटली ही इज नॉट फीलिंग कंफर्ट देयर, सो ही मे बी देयर इन ए अनकंफर्टेबल जोन, अनकंफर्टेबल प्लेस। So if we talk about the idiom number 17, it is itching palm. Itching palm का मतलब होता है किसी चीज के लिए ललसाना, किसी चीज के लिए यहाँ पे अभिलाषा रखना। जैसे आप बात करते हैं हमारे राइट हैंड में, अगर यहाँ पे अगर राइट हैंड की बात करें, अगर खारिश हो तो हम सोचते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे पे दया दिखा रही है और आज हमारे पास पैसे आने वाले हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड में वहाँ पे इचिंग होती है तो इसका मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, वो ज्योतिषियों के ऊपर रखते हैं, हम यहाँ पे इतना नहीं मानते। इचिंग पाम का मतलब होता है, अगर आप बात करें, रिश्वत लेने की आदत होना। आप बोलोगे सर यू हैव ए इचिंग पाम, यानी आपको रिश्वत लेने की आदत है, यानी क्रेविंग फॉर ब्राइब। क्रेविंग का मतलब होता है ललसना किसी चीज के। जैसे अगर आप सपोज करो मैंने आप इधर रसगुल्ले बनाए, आप रसगुल्ले देख के आपके मुंह में पानी हो जाएगा, इट मीन्स यू आर क्रेविंग फॉर रसगुल्लाज, तो वहां पे आप क्रेव कर रहे होंगे। इट मीन्स आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट सी द इडियम नंबर 18। अगर आप इडियम नंबर 18 की बात करें, एन ओल्ड फ्लैम, एन ओल्ड फ्लैम की बात करें तो इसका मतलब होता है पुराना प्यार।
देखो यहाँ पे ओल्ड फ्लेम का मतलब ये ऐसा नहीं है कि फ्लेम ये धुएं की बात करें या किसी और चीज की बात करें। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब है पुराना प्यार, यानी एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो पहले किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर था पास्ट के अंदर, यानी वो किसी पीछे रिलेशनशिप के अंदर था पास्ट में, उसको आप कहेंगे एन ओल्ड फ्लेम। अगर आप अपनी देसी भाषा से इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है पुराना प्यार। इट्स टाइम टू सी द ईडियम नंबर। अगर आप ईडियम नंबर 19 की बात करें, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावे के आंसू बहना या दुख या किसी शोक को प्रकट करना, उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसे आप कहोगे राकेश सर यू आर शेडिंग ए क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी आप दिखावे के लिए ही सिर्फ आंसू बह रहे हैं, वास्तव में आप रो नहीं रहे। ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी एक यहाँ पे दिखावे के आंसू बहाना, यानी दिखावे का दुख प्रकट करना, जाहिर करना। सो इट्स टाइम टू सी द ईडियम नंबर 20। अगर आप बात करें ईडियम नंबर 20 की बात करें, इसका मतलब है सी पिंक एलिफेंट्स। देखो आप सभी को पता है व्हाइट एलिफेंट होते हैं जो अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, उसके बाद आप दूसरे एलिफेंट की बात करते हैं। तो ऐसे आपने कभी पिंक एलिफेंट्स देखे होंगे, आई होप नहीं देखे होंगे, तो मैंने तो नहीं देखे, आई होप आपने देखे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि मीन्स आध्यात्मिक, जब हम कभी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं या ज़्यादा नशे में होते हैं तो हमें जो चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें वहाँ पे हाथी शेर दिखता है और शेर हाथी दिखता है। तो इसी तरीके से जानवर को मीन्स जिसमें कि आप बात करें यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि किसी ज़्यादा से ज़्यादा नशे में होना, एक एनी यूजुअल हैलुसिनेशन के अंदर होना, मीन्स एक पूरे सही तरीके से अपने होशो हवास में नहीं होना। उसके बाद ईडियम नंबर 21 की बात करें, डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर की बात करें, मैनेजर की बात करें, डॉग इन द मैनेजर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि जो दूसरों को उसके सुख का मीन्स मज़ा नहीं लेने देता है। इसका मतलब जो दूसरों को उनके सुख नहीं लेने देता है, उसको किसी काम का मीन्स उसको किसी काम का नहीं समझते। हम कहते हैं ना यू आर ए डॉग इन द मैनेजर। इसका मतलब है जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं दे, यानी उस सुख को प्राप्त नहीं करने दे, दूसरों को एंजॉय नहीं करने दे, उसको कहते हैं डॉग इन द मैनेजर। अगर इसकी हिंदी इंग्लिश मीनिंग की बात करें, पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मीन्स वो एंजॉय करने से रोकता जो वो एंजॉय नहीं कर सकता। उसके बाद ईडियम नंबर अगर 22 की बात करें, मीन 22nd ईडियम की बात करें, बेल द कैट। इसका मतलब होता जोखिम उठाना, यानी जोखिम उठाना, बेल द कैट, यानी इसका मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, अपने ऊपर रिस्क लेके कभी कदम को बढ़ाना या फर्स्ट स्टेप लेना, मीन्स प्रयास करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ईडियम नंबर 22 को समझते हैं। बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली की घंटी बजाना। इसका मतलब होता है कि किसी जोखिम को उठाना, मीन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को इन्वाइट करना। उसके बाद ईडियम नंबर 23 की बात करें तो हमारे पास ईडियम नंबर 23 है स्वीट ऑफ वंस ब्रो, यानी स्वेट है, स्वीट नहीं है, स्वेट ऑफ वंस ब्रो। तो स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता मीन्स कड़ी मेहनत करना। अगर देखो आपके माथे पे पसीना आ जाता है, फिर आईब्रो पे पसीना आ जाता है। स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है डू वर्क वेरी हार्डली, मीन बहुत ही कड़ी मेहनत से काम करना, हार्ड लेबर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ईडियम नंबर 23 अच्छे तरीके से समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ईडियम नंबर 24 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट ईडियम आज की लेक्चर का, फ्लाई इन द ऑन्टिमेंट। ऑन्टिमेंट का मतलब क्या होता है? मरहम। ऑन्टिमेंट का मतलब होता है मरहम, जो आप ये देख रहे हैं, ऑन्टिमेंट का मतलब होता है मरहम। फ्लाई इन द ऑन्टिमेंट, तो इसका मतलब होता है कि किसी को बाधा में डालना, किसी को असुविधा में डाला, जिसके पास प्रॉपर फैसिलिटी ना हो। अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, जो किसी की खुशियों को रोके, एंजॉयमेंट को रोके। फ्लाई इन द ऑन्टिमेंट, इसका मतलब होता है किसी को बाधा में डालना, किसी को मुश्किल में डालना। उसके बाद आज की हमारी इस लेक्चर का अंतिम यहाँ पे जो ईडियम है वो है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है जिस तरीके से अगर गर्म पानी में कोई फंस गया तो चमड़ी निकल जाती है, इसी तरीके से इसका मतलब होता है समस्याओं में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है इट मीन्स गेटिंग स्ट्रक इनटू ट्रबल, यानी मुश्किलों में फंसना, एक किसी ट्रबल को, किसी मुश्किल का सामना करना, समस्या में फंसना। सो डियर लर्नर, आई होप यू ऑल हैव गॉट ग्रेट इडियम्स
ये सभी इडियम्स 2000 से लेकर 2020 के जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए ये तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपके लिए मैं आपका पीडीएफ भी शेयर करूंगा। जो ईडीएम मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो ईडीएम का पीडीएफ नहीं होगा, वो डिफरेंट ईडीएम्स होंगे। अप्रोक्सीमेटली आई हैव थॉट, मैंने सोचा है कि मैं आपके 500 ईडीएम्स को एटलीस्ट कवर करवाऊंगा। अगर आपकी सपोर्ट अच्छी रही, डेफिनेटली आई शैल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर idioms and phrases for you all, so that you can also complete your syllabus within time. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy